हेलो डियर स्टूडेंट्स, का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज डीएनए को एज ए केमिकल स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे। उसमें कौन कौन से केमिकल आइडेंटिटीज हैं, क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कौन कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स मिल करके हमारे डीएनए को बनाते हैं, वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और कोई भी बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको आप प्लीज जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए एज ए केमिकल मॉलिक्यूल, यानी डीएनए को एक केमिकल मॉलिक्यूल के जैसे समझना हम स्टार्ट करेंगे। तो समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम डीएनए को कंप्लीट केमिकल मॉलिक्यूल के फॉर्म में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एक टर्म के साथ, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एक नाइट्रोजनस बेस और एक 5 कार्बन शुगर जब आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, तब उसे बोलते हैं एक न्यूक्लियोसाइड का मॉलिक्यूल। अब न्यूक्लियोसाइड याद रखना बहुत आसान है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड को याद रखना बहुत आसान है। देखिए क्या ट्रिक है इसके याद करने की। न्यूक्लियोसाइड में आप दो प्रोमिनेंट वर्ड देख पाएंगे, न्यूक्लियो एंड साइड। तो न्यूक्लियो स्टार्ट हो रहा है एन से, तो एन से आप याद रखें नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एन से आप याद रखें नाइट्रोजनस बेस, और एस से आप याद रखें शुगर, एस से आप याद रखें शुगर। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल के दो कंपोनेंट हैं, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक 5 कार्बन की शुगर है, ठीक। अब आपसे हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि इस न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल में नाइट्रोजनस बेस और ये 5 कार्बन की शुगर आपस में जुड़े होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो 100% है आपस में अटैच होते हैं। तो पूछा जाएगा कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो याद रखिएगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन को मैं N2 लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू 5 कार्बन sugar with the बॉन्ड। अब कौन सा बॉन्ड है यहां पे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहां पे? तो यहां पे बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। यहां पे कौन सा बॉन्ड है? तो यहां पे बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। अब तो ये एक हो गया। एक और टर्म अपने को यहां पे जानना है, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस, एक 5 कार्बन शुगर और एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप इसमें होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो एक न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान से देखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो एक न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब इसमें आपको पता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर तो आपस में जुड़े हुए हैं विद एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लेकिन ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है या वो फ्री है? नहीं। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये भी शुगर से जुड़ा हुआ है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये भी शुगर से जुड़ा हुआ है। तो ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ध्यान देंगे इस चीज का।
दैट इज कॉल्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अभी हमने दो मॉलिक्यूल्स यहां पे देखे, एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर आपस में अटैच। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहेगा, एक नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप भी शुगर के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक, क्लियर। तो ये दो टर्म याद रखेंगे, आगे इनको डिटेल में और अपन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब एग्जैक्टली डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए केमिकली डीएनए क्या है, यहां पे मैंने लिखा है डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए एक पॉलीमर है। ठीक है, डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब उसमें खूब सारे रिपीटेटिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे रिपीटेटिंग यूनिट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी एक डीएनए के अंदर खूब सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए मैंने यहां लिखा भी है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पे एक और चीज नोट करें कि डीएनए इन डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड है जिसकी हेल्प से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से अटैच है। ठीक है, तो याद रखें कि इन डीएनए two nucleotides are linked together via फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइईस्टर। ठीक है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो अभी आपने देखा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और डीएनए एक्चुअली में क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर आपस में जुड़े हुए होंगे। नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देन न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है एक नाइट्रोजनस बेस, एक 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। हम इसको ब्रीफ में बोल सकते हैं कि इट इज ए न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ा है बाय एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और शुगर फॉस्फेट से जुड़ी है बाय फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। डाइईस्टर नहीं, यहां कंफ्यूजन होता है, यहां गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये शुगर फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी हुई है बाय फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। देन डीएनए एग्जैक्टली क्या है, तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो वो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये सभी बॉन्ड्स को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतनी चीज याद रखें और आगे चलिए। अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। तो नाइट्रोजनस बेसिस को हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस की हम बात कर रहे हैं लगातार वो हैं क्या। ठीक, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स। ठीक है, एक तरह के नाइट्रोजनस बेसिस को हम बोलते हैं प्यूरिन्स और दूसरे तरह के नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग बोलते हैं पिरिमिडीन्स। ठीक है, दूसरे तरह के नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग बोलते हैं पिरिमिडीन्स। अब इनको हम थोड़ा केमिकली समझेंगे। देखिए, तो जो प्यूरिन होते हैं या पिरिमिडीन होते हैं, दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। दे बोथ आर हेट्रोसाइक्लिक केमिकल मॉलिक्यूल्स। दे बोथ आर हेट्रोसाइक्लिक
केमिकल मॉलिक्यूल्स। हेट्रोसाइक्लिक केमिकल मॉलिक्यूल बोलने का मतलब है कि ऐसे साइक्लिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर जो कि जिनके रिंग में या जिनके साइकिल में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, एक से ज्यादा डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो। अगर मैं बोलूं ये एक साइकिल है, ठीक है, ये एक साइकिल या एक रिंग है, ठीक है, तो इस रिंग को जब आप देख रहे हैं तो इस रिंग में क्या है, कार्बन ही कार्बन की रिंग बनी है ये, तो इस रिंग में सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। इसी रिंग में अगर कहीं पे कार्बन की जगह पे कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, या कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए कार्बन के प्लेस पे, तो ये हो जाएगी हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है, इट इज अ साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर in which more than one different type of atoms आर प्रेजेंट। तो डिफरेंट एटम्स अगर एक ही रिंग में है तो ये कहलाएगी हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक केमिकल्स हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग एटम प्रेजेंट हैं इसके रिंग के अंदर, देखेंगे, ठीक है, और दोनों में ही नाइट्रोजन है। ठीक, तो इसकी रिंग में भी नाइट्रोजन है, इसकी रिंग में भी नाइट्रोजन है, इसकी रिंग में भी कार्बन है, इसकी रिंग में भी कार्बन है। तो रिंग में दो तरह के एटम्स हो गए, कार्बन और नाइट्रोजन के। ठीक है, अब जो प्यूरीन होती है, ठीक, अब जो प्यूरीन होती है ये बाईसाइक्लिक है, यानी इसमें दो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक साथ अटैच हैं, ये बाईसाइक्लिक है। और जो पिरिमिडीन्स हैं ये मोनोसाइक्लिक है। ठीक है, जो पिरिमिडीन्स हैं ये मोनोसाइक्लिक है। क्लियर? एक सेकेंड, ठीक है, तो जो पिरिमिडीन्स हैं ये मोनोसाइक्लिक है। इसको याद कर सकते हैं अपन बहुत सिंपल तरीके से कि जो पिरिमिडीन्स हैं ये, अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें तो ये बड़ी स्पेलिंग है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक हिंदी में कहावत होती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी इसका नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर जो है, ठीक, जो स्ट्रक्चर है वो छोटा है, यानी ये मोनोसाइक्लिक है। ठीक है, ये इसका नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा है, यानी ये बाईसाइक्लिक है, यानी ये बाईसाइक्लिक है। ठीक है, प्यूरीन्स बाईसाइक्लिक, पिरिमिडीन्स मोनोसाइक्लिक है। तो चलिए प्यूरीन की स्केलेटन रिंग अपन ड्रॉ करते हैं, स्केलेटन रिंग ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये एक रिंग हो गई इसकी, ठीक है, ये एक रिंग हो गई इसकी। इस एक रिंग की अपन नेमिंग करेंगे, सॉरी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 मेंबर एक रिंग हो गई। ठीक है, ये 6 मेंबर की एक रिंग हो गई। इस एक रिंग में आप देख रहे हैं जहां जहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है जिन पॉइंट्स में, वहां कार्बन है, और जहां जहां पे नाइट्रोजन है वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, और अब इससे अटैच है ये दूसरी रिंग। ठीक है, ये नंबरिंग 7 8 9। ठीक है, तो ये कंप्लीट 9 मेंबर्ड एक बाईसाइकिल है। ठीक, इसमें अपन डबल बॉन्ड लगा देते हैं, वैसे डबल बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
आपको स्ट्रक्चर का ना स्केलेटन आना चाहिए। स्केलेटन मतलब ये बाहर बाहर की जो है वो आने चाहिए, डबल बॉन्ड से अपन कंफ्यूज नहीं हो तो ठीक है। ठीक, तो यहाँ ऐसे अगर आपको एक्चुअली देखना हो तो स्केलेटन रिंग में डबल बॉन्ड की जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके की रहती है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि प्यूरीन में एक रिंग में, एक बाईसाइकिल में उसके कितने नाइट्रोजन हैं, तो इसमें 4 नाइट्रोजन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कितने नाइट्रोजन है प्यूरिन्स के नाइट्रोजनस बेस में, तो 4 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 4 नाइट्रोजन इनमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इन 4 नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है प्यूरिन्स में, तो ये 4 नाइट्रोजन की इनके रिंग में पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है 1, 3, 7 एंड 9। 1, 3, 7 एंड 9 ये पोजीशन है। 1, 3, 7 एंड 9 ये पोजीशन है नाइट्रोजन की इनके प्यूरिन के स्केलेटन रिंग में। ठीक, अब आते हैं पिरिमिडीन्स के रिंग की तरफ। तो पिरिमिडीन मोनोसाइक्लिक है, तो उसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट है। ऐसे, और नंबरिंग आपको यहां से करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, डबल बॉन्ड आप 1, 6 से ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डबल बॉन्ड लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं भी आपको आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ स्केलेटन रिंग आनी चाहिए। डबल बॉन्ड आप नहीं भी लगा रहे हैं, जैसे इस तरह से आपने सिर्फ इसको लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां पे डबल बॉन्ड्स में कंफ्यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको नाइट्रोजन और रिंग पहचानने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डबल बॉन्ड लगाने नहीं भी आ रहे हैं तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है वहां पे। ठीक है, अब प्यूरिन्स में कौन कौन से पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसेस हैं और पिरिमिडीन्स में कौन कौन से पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो देख लें। तो बहुत ही शुरुआत से हम ये जानते हैं कि प्यूरिन्स में 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, यानी 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं जिनको हम प्यूरिन में याद रखें। कौन कौन से 2 हैं, तो प्यूरिन में एक है एडेनिन, ठीक है, और एक है ग्वानिन। चलिए आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि पिरिमिडीन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। ठीक है, इतने देखते हैं यहां पे पिरिमिडीन्स में कौन कौन से बेसेस हैं। तो पिरिमिडीन्स में 3 तरह के बेसेस हैं। ठीक, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, THIA थायामीन भी होता है एक और, तो वो नहीं, यहां पे THYMINE है, थायमिन एंड यूरेसिल। ये 3 तरह के पिरिमिडीन्स अपने पास होते हैं। इनमें से डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है। ठीक है, यूरेसिल जो है वो डीएनए में एब्सेंट होता है। ठीक, डीएनए में जो पिरिमिडीन्स हैं वो है साइटोसिन एंड थायमिन, और आरएनए में जो पिरिमिडीन्स हैं वो होते हैं साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो साइटोसिन और यूरेसिल जो हैं ये प्रेजेंट है किसमें, आरएनए में। आरएनए में क्या नहीं होता, तो आरएनए में थायमीन नहीं होता है। ठीक है, आरएनए में क्या नहीं होता है, तो आरएनए में थायमीन नहीं होता है। इन चीजों को आप ध्यान से याद रखें। चलिए, अब इनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एडेनिन पहचानो, ठीक है, ग्वानिन पहचानो, साइटोसिन पहचानो, थायमिन पहचानो, यूरेसिल पहचानो। ठीक, तो चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ आसान तरीके निकालने की जिससे आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद रहें।
तो सबसे पहले हम लोग प्यूरीन्स के स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करें। तो प्यूरीन्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडेनिन को। या दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं ना, एडेनिन और ग्वानिन दो ही हैं, दोनों को एक साथ अपन देखेंगे यहाँ पे, और काफ़ी आसानी से अपन समझ पाएंगे दोनों को। स्ट्रक्चर्स आपको याद भी रहेंगे, आप थोड़ा सा बस फोकस करिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन स्केलेटन रिंग बना ले यहाँ पे। ठीक है, जो इनकी बेसिक स्केलेटन रिंग है वो अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इसको। नंबरिंग भी चाहिए तो कर सकते हैं। ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन और छठी पोजीशन। दूसरे रिंग में आते हैं ये 7वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन एंड 9th पोजीशन। ठीक है, ऐसे ही इसका भी पहले स्केलेटन रिंग इसमें ग्वानिन में भी ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग भी ये स्केलेटन रिंग साथ साथ ड्रॉ कर लें। डबल बॉन्ड की टेंशन नहीं लेनी है अपने को। फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन, 7th, 8th एंड 9th पोजीशन। अब देखेंगे एडेनिन एंड ग्वानिन के स्ट्रक्चर को, तो ध्यान देना। देखो, एडेनिन से उठाओ, एडेनिन स्टार्ट हो रहा है ए से, तो याद रखिए इसमें अमाइन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा होगा? अमाइन ग्रुप लगा होगा। इसमें कौन सा ग्रुप लगा होगा? तो इसमें अमाइन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, और पोजीशन जो इंपॉर्टेंट है वो 6th पोजीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पोजीशन जो इंपॉर्टेंट है वो 6th पोजीशन इंपॉर्टेंट है। और यहां पे 6th पोजीशन पे क्या लगा होता है? अमाइन ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा होगा ये। ठीक है, अगर 6th पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है तो एडेनिन है, सिर्फ इतना ही एडेनिन है। ए से याद रखें, अमाइन ग्रुप कहां पे? 6th पोजीशन याद रखें बस। ठीक, तो इसे बहुत सिंपली बोला जाता है 6 एमिनो प्यूरिन। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं? 6 एमिनो प्यूरिन। इसको आप सिंपली बोल दीजिए क्या? 6 एमिनो प्यूरिन। अब ग्वानिन याद कैसे करें? ठीक है, तो ग्वानिन में क्या होता है? 6th पोजीशन मैटर करती है। तो यहां पे 6th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन यानी ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, यहां पे 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन यानी ऑक्सो ग्रुप, और जो अमीनो है वो यहां पे आ गया है 2nd पोजीशन पे। ठीक है, जो अमीनो है वो कहां पे आ गया है? वो 2nd पोजीशन पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, वो 2nd पोजीशन पे शिफ्ट हो गया ग्वानिन में। ठीक, तो ग्वानिन में 6th पोजीशन इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या है? ऑक्सीजन यानी ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। ग्वानिन याद करने के लिए आप याद रखें गोवा। ठीक है, ग्वानिन याद करने के लिए आप क्या याद रखें? गोवा। ग्वानिन को याद करने के लिए आप क्या याद रखें? गोवा। जी से ग्वानिन, और इसमें क्या लगा है? इसमें एक ऑक्सो यानी ऑक्सीजन लगा है और एक अमाइन ग्रुप लगा है। ठीक है, एक अमाइन ग्रुप लगा है। ठीक है, एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, नेमिंग कैसे कर सकते हैं इसकी? तो नेमिंग करने के लिए अपन लिखेंगे इसको 2 अमीनो प्यूरिन 6 ऑन, क्योंकि ये कीटोन है, CO, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, 6 ऑन, या इसी को कई जगह पे
कई लोग ऐसे लिखते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ऐसे भी इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इतने सिंपल तरीके से आप ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है, डबल बॉन्ड की टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक, अगर आप कभी भी लगाना चाहते हैं डबल बॉन्ड इसमें तो आप लगा सकते हैं। जैसे इसमें 2 and 3 के बीच में रहेगा, 4 and 5 के बीच में रहेगा, 7 और 8 के बीच में रहेगा, और 1 और 6 यानी 1 और 6 के बीच में रहेगा। तो एडेनिन में इस तरीके से रहेगा डबल बॉन्ड। अगर ग्वानिन में भी आपको डबल बॉन्ड लगाना है तो इसमें आप लगा सकते हैं 2 and 3 के बीच में, 4 and 5 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। तो इतने ही डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप डबल बॉन्ड्स भी अगर आप लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो आप एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन के स्ट्रक्चर बना लीजिए नोटबुक में और इनको याद रखिए। ठीक है, छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे एडेनिन में या प्यूरिन में 6th पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो 6th पोजीशन पे अपन क्या लगा दे रहे हैं, एडेनिन ए से अमाइन ग्रुप, ग्वानिन के लिए याद करें गोआ, तो जी की जस्ट बात क्या है, ऑक्सी ग्रुप, तो 6th पोजीशन में ऑक्सी, और जो अमीनो है वो 2nd पोजीशन पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्यूरिन को याद रख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं पिरिमिडीन्स की तरफ। ठीक है, और पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर समझने की, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले बता दीजिए प्यूरिन के स्ट्रक्चर आप लोग याद रख पाएंगे, स्ट्रक्चर समझते हैं। तो पिरिमिडीन में अपने पास है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, उन तीनों के स्ट्रक्चर भी देखेंगे। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, इन तीनों के स्ट्रक्चर समझें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इनके स्केलेटन रिंग बना लेंगे। तो ये इनके स्केलेटन रिंग अपन ने बना लिए तीनों के। ठीक, तीनों के स्केलेटन रिंग, क्योंकि पिरिमिडीन्स हैं तो मोनोसाइक्लिक हैं, ये सिंगल वाली रिंग बनती है, इनमें बना लिया। ठीक है, अब तीनों में इस पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे बेसिकली हम लोग क्या लगाएंगे, ऑक्सो ग्रुप। तीनों पे 2nd पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तीनों पे 2nd पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तीनों में कॉमन है। अब बारी बच रही है इसकी, ये वाले कि ठीक है, यहां पे भी ये जो पीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है सब में, यही डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा वो डिपेंड करेगा, मतलब वही डिसाइड करता है कि क्या, कौन सा प्यूरिन है, कौन सा पिरिमिडीन है। तो ये पीक याद रखिए, इस पीक में क्या लगा हुआ है। ठीक, साइटोसिन पीक में है अमीनो ग्रुप, यूरेसिल पीक में है ऑक्सो ग्रुप, थाइमिन पीक में है ऑक्सो ग्रुप, लेकिन यहां पे इस पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो ये है आपका तीनों का स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन का स्ट्रक्चर हो गया ये पोजीशंस भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यहां पे। फर्स्ट पोजीशन
सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। ठीक, सिमिलरली यहां पे भी फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। ठीक, तो हमें ये पीक पे ध्यान देना है। ठीक है, पिरिमिडीन्स में सब में सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन तो लगा ही हुआ है। ठीक है, ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ चेंज हो रहा है, फोर्थ पे यहां पे NH3 है और यूरेसिल और थाइमिन दोनों में ऑक्सो ग्रुप है, लेकिन थाइमिन में 5वीं पोजीशन पे एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, देखना। अब अगर मैं साइटोसिन को नाम करना चाहूं तो कैसे करूंगा? इसको मैं नाम करूंगा 4 अमीनो, ठीक है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन 2 ऑन। ठीक है, पिरिमिडीन 2 ऑन। ठीक, इसी को कई जगह पे ऐसे भी लिख देते हैं 4 अमीनो टू ऑक्सी पिरिमिडीन। मतलब जो जो लगा है वो पिरिमिडीन के आगे लिख दिया, कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है वो लिख दिया। ठीक है, यूरेसिल को अपन लिखते हैं एज पिरिमिडीन 2,4 डाई ऑन। ठीक है, 2,4 डाई ऑन, या इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं 2,4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन। ठीक है, डाई ऑक्सी पिरिमिडीन, कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिंपली। देन बारी आती है थाइमिन को लिखने की, तो थाइमिन को ऐसे लिखते हैं कई लोग 5 मिथाइल पिरिमिडीन 2,4 डाई ऑन, 2,4 डाई ऑन। और इसी को कई लोग बहुत ही सिंपल अच्छे तरीके से लिख देते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल लिख दिया, कई लोगों ने ऐसे भी लिखते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, कि है तो ये पूरा यूरेसिल लेकिन सिर्फ 5th कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अंदर के डबल बॉन्ड से अपने को घबराना नहीं है, डबल बॉन्ड भरने भी नहीं है। ठीक है, वहां पे भरे भराए आएंगे, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि इसकी पीक में क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। ठीक, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो साइटोसिन और एडेनिन दोनों में कॉमन है, यहां पे NH2 ग्रुप है। ठीक, ग्वानिन को आप यूरेसिल के साथ कंपेयर करना। ठीक है, इसीलिए मैंने जो सीक्वेंस यूज किया है ना वो ऐसे यूज किया है कि पहले मैं थाइमिन लिख देता, बट मैंने क्यों ऐसा लिखा जिससे आप जब बाजू बाजू में बनाएं तो आपको सिमिलैरिटी दिखे और याद रखने में आसानी हो। एडेनिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सिमिलर है किसके स्ट्रक्चर के? साइटोसिन के स्ट्रक्चर के। ठीक, देखना एक चीज, एडेनिन का स्ट्रक्चर, अगर मैं एडेनिन के स्ट्रक्चर में, आप लोग खुद सोचो, अगर मैं एडेनिन के स्ट्रक्चर में ये हटा दूं, ठीक है, अगर मैं एडेनिन के स्ट्रक्चर में इतना हटा दूं, इतना, तो क्या ये एक तरीके से साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया? ऑक्सीजन तो नहीं लगाना है, ऑक्सीजन तीनों में लगा है। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप यूरेसिल के बारे में देखो, ठीक है, यूरेसिल के बारे में देखो तो यूरेसिल में भी आप क्या देखेंगे कि ग्वानिन में भी यहां पे वो है और यूरेसिल में भी है, तो कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब इस तरीके से आप कंपेयर भी करते हुए याद रख सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे और एक डिस्कशन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां पे इंपॉर्टेंट है काफी। देखना,
तो यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जो थाइमिन है, ठीक है, जो थाइमिन है इसमें एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है एज कंपेयर टू यूरेसिल, ठीक है, एज कंपेयर टू यूरेसिल। तो यूरेसिल के कंपैरिजन में थाइमिन में एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है, थाइमिन में एक्स्ट्रा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और इस मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से, इस मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से जो अपना थाइमिन है वो ज्यादा बल्की हो गया है एज कंपेयर टू यूरेसिल। ठीक, बल्कि बोलने का मतलब है हैवी, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो ना, यूरेसिल और थाइमिन को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट पे एनालाइज करोगे तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने वाला है? तो थाइमिन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा CH3 यानी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक और केमिकल प्रॉपर्टी यहां पे एग्जिबिट करेगा जिसे हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है तो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप ऑफ थाइमिन also exhibit स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो केमिकल रिएक्टिविटी को कम करता है, ठीक। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं थाइमिन के पास जिससे थाइमिन जो है वो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल है केमिकली, ठीक है। तो ये दो पॉइंट की वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि थाइमिन इज केमिकली मोर स्टेबल देन यूरेसिल। तो थाइमिन जो है वो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल है, थाइमिन जो है वो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल है, थाइमिन जो है वो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल है। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमिन, ठीक। आरएनए में उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए में उसकी जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। तो ये भी एक पॉइंट है जो डीएनए को ज्यादा स्टेबल बना रहा है एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक। तो अपन यहां पे उस पॉइंट को नोट करते जाएं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पॉइंट बनाइए, यहां पे लिखिए कि डीएनए कंटेन्स थाइमिन एंड आरएनए कंटेन्स यूरेसिल in place of थाइमिन, ठीक। डीएनए में थाइमिन है, आरएनए में यूरेसिल है थाइमिन की प्लेस पे। और इस पॉइंट से हम क्या कंक्लूड करेंगे? डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो ये एक पॉइंट है जो डीएनए को
आरएनए से ज्यादा केमिकली स्टेबल बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है जहां हम बता सकते हैं कि डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो एक पॉइंट क्या है कि उसमें थाइमिन है, आरएनए में यूरेसिल है। थाइमिन ज्यादा स्टेबल है, यूरेसिल कम स्टेबल है केमिकली। ठीक है, क्लियर। तो ये एक पॉइंट बना, ठीक है, ये एक पॉइंट बना, ठीक। तो ये एक पॉइंट बन गया। अब चलते हैं तो इस तरीके से अपना नाइट्रोजनस बेसिस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए में है या आरएनए में है वो हमने सारे डिस्कस कर दिए यहां पे अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर, आप अच्छे से उसको याद रखें। चलिए देखते हैं आगे। और अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोटाइड में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज 5 कार्बन शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, अब उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर है, ठीक है। 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर है। देखिएगा ध्यान से, मैं बनाता हूं उसका स्ट्रक्चर आपके लिए। यहां पे ऑक्सीजन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। अब फिफ्थ कार्बन किधर है, वेट करें, देखिए। तो ये फर्स्ट कार्बन पे H और OH लगा हुआ है, ये सेकेंड कार्बन पे H और OH लगा हुआ है, ये थर्ड कार्बन पे भी H और OH लगा हुआ है, और ये फोर्थ कार्बन पे एक H है, और ऊपर वाले हिस्से पे ध्यान से देखना, यहां पे प्रेजेंट है CH2OH, यहां पे प्रेजेंट है CH2OH, और ये रहा अपना फिफ्थ कार्बन, ठीक, ये रहा अपना फिफ्थ कार्बन। तो ये एक 5 कार्बन की परफेक्ट शुगर है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं राइबोज शुगर, ठीक। ये है 5 कार्बन की राइबोज शुगर, और ये शुगर प्रेजेंट होती है इन आरएनए, ठीक है। ये शुगर प्रेजेंट होती है किसमें, आरएनए में। तो ये शुगर प्रेजेंट है किसमें, ये शुगर प्रेजेंट है आरएनए में। ये शुगर किसमें प्रेजेंट है, तो ये शुगर प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। अब डीएनए में कौन सी शुगर है, ध्यान से देखिएगा। डीएनए में शुगर इसकी मॉडिफाइड है, ठीक है। डीएनए की शुगर में क्या होता है, ठीक, डीएनए की शुगर में क्या होता है वो देखिएगा। डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, ये डीएनए वाली शुगर है। OH की जगह पे, जहां इसमें OH था तो इसमें सिर्फ H है, यानी ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की कमी है इसमें, ठीक है। इसीलिए इस शुगर को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, डी मींस रिमूवल, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। तो इसमें एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, कहां से होता है, सेकेंड कार्बन से। तो इसमें क्या है कि 1 ऑक्सीजन इज लेस। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन सेकेंड कार्बन H इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ OH। तो OH की जगह पे H प्रेजेंट है इन डीएनए शुगर, इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज, ठीक।
अब आप मुझे बताइए, तो अब देखिए यहां पे अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला बनाऊं तो नॉर्मल शुगर है, कितने कार्बन है 5, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा C5H10O5। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है राइबोज शुगर का C5H10O5। वहीं पे अगर मैं डीएनए वाली शुगर का फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H10O4। ये भी फॉर्मूला भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का। ठीक, क्लियर, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया और प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। चलिए तो एक और पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन डीएनए राइबोज, इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज sugar is present, whereas in RNA ribose sugar is present। ठीक है, फिर राइबोज शुगर is more reactive than deoxyribose, due to presence of extra alcoholic group या OH group, extra OH group इन राइबोस। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये पॉइंट भी हमें क्या बता रहा है कि डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। तो ये वाला पॉइंट भी हमको डीएनए और आरएनए की केमिकल रिएक्टिविटी कंपेयर करने में हेल्प करेगा। और इस पॉइंट से भी हम बोल सकते हैं कि डीएनए केमिकली ज्यादा स्टेबल है आरएनए के अंदर। ये बातें हम शुरुआत में कर चुके हैं और यहां पे उसे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है। जब हम एक एक करके स्ट्रक्चर के अंदर पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो हमें चीजें पता चल रही हैं और गहराई से। ठीक है, क्लियर? यस, तो आई होप आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पिरिमिडीन, प्यूरिन्स सभी के स्ट्रक्चर घर पे प्रैक्टिस करिएगा। डीएनए को थोड़ा और अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसमें डीएनए की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है, ये एक्चुअली में कहाँ से डिस्कवर हुआ, फिर क्या क्या नाम से होते हुए गुजरा और कैसे इसका स्ट्रक्चर बना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसकी कल के लेक्चर के अंदर थोड़ी सी केमिस्ट्री स्टार्ट करी, जहां पे हमने उसके अंदर प्रेजेंट ये जो रहते हैं प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, ठीक है, शुगर, ये सबके स्ट्रक्चर वगैरह कल आपको अच्छे से एकदम समझा दिए गए हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके बीच की बॉन्डिंग को समझना। ठीक है, इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है वो समझेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो समझते हुए पूरा चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। तो अभी हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग बिटवीन पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शुगर इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजनस बेस वाया एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, वाया एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है इनके बीच में, किसके बीच में, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। ठीक है, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में। पूरे लिंकेज को अभी आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। याद रहे ये जो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये फ्री टू रोटेट यानी कि
जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस है उसको ये फ्री रोटेशंस करने में हेल्प करता है, ये वाला बॉन्ड। देन शुगर इज बॉन्डेड टू फॉस्फेट ग्रुप वाया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा यहां पे फॉस्फोडाइस्टर से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये फॉस्फोडाइस्टर नहीं है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक। देन अब हम देखते हैं इन्हीं बॉन्ड्स को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा इधर। ये मैं बना रहा हूं 5 कार्बन की शुगर, पेंटोस शुगर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं। HOH H H H OH H CH2 CH2OH, OH को इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक। क्यों डीऑक्सी राइबोस है, क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन पे H है, OH नहीं है, ठीक। अब इसके ऊपर मैं एक बेस बनाता हूं, नाइट्रोजनस बेस। आप आइडेंटिफाई करना ये नाइट्रोजनस बेस कौन सा है। ठीक है, डबल बॉन्ड्स का अपन इसमें इशू नहीं क्रिएट करते हैं, तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपल अपन स्केलेटन बनाएंगे और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसे प्लेस करेंगे, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा बेस है। ठीक, तो आप इस बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, विच बेस इज दिस, ये कौन सा बेस है आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं क्या, ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, इसका नाम बता। सो दिस इज एडेनिन। अब देखना ये एडेनिन, ठीक है, ये एडेनिन जुड़ा होता है किससे, शुगर से। ये शुगर है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये इससे जुड़ा है। बीच में कौन सा बॉन्ड इनके बीच में बनता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बॉन्ड कैसे बनता है, ये बॉन्ड बनता है कैसे, ये बॉन्ड बनेगा इनके बीच में से H2O के रिमूवल से, ठीक है। इनके बीच में से ये H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, इस H2O को यहां से रिमूव कर दूंगा और इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया एडेनिन और शुगर के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है कौन सा, ये बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक क्योंकि इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और इसी बॉन्ड को हम लोग एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। तो ये बॉन्ड कैसे बना, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा कैसे बनता है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बॉन्ड इज फॉर्म्ड
So bond is formed by कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब सिंपल एडिशन एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। और यहां पे जो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया है वो मैंने एक किसके बीच में बनाया है, एक प्यूरिन और शुगर के बीच में बनाया है, ठीक है। तो जब प्यूरिन के बीच में, जब प्यूरिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो यहां पे इस एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अगर प्यूरिन इन्वॉल्व है तो 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन एंड फर्स्ट कार्बन of sugar is involved in this bond formation, is involved in this bond formation। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो शुगर की तरफ से कौन आया है, तो शुगर की तरफ से इसमें इन्वॉल्व हुआ है उसका पहला कार्बन, ठीक है। शुगर की तरफ से कौन इन्वॉल्व हुआ है, तो शुगर की तरफ से इन्वॉल्व हुआ है उसका पहला कार्बन। और प्यूरिन की तरफ से कौन आया है, तो प्यूरिन की तरफ से आया, इन्वॉल्व हुआ है उसका 9th मेंबर नाइट्रोजन, ठीक है, उसका 9th मेंबर नाइट्रोजन, ठीक। तो ये जो लिंकेज है ये फर्स्ट कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ द प्यूरिन के बीच में बना एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। बॉन्ड कैसे बना, बाय कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन। और ये बॉन्ड, ध्यान सुनिएगा, ये बॉन्ड इस प्यूरिन को या इस नाइट्रोजनस बेस को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने की लिबर्टी देता है, यानी ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ये ऐसे रोटेट हो सकता है, तो ऐसे ये रोटेट हो सकता है यहां से बॉन्ड, जब ये इसको लिबर्टी देता है बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक तरीके का बॉन्ड हमने देखा, ठीक, दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम अभी देख पाए। अब बचा है क्या कि फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा, ठीक है, फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा इससे, तो देखिए ध्यान से, अभी फॉस्फेट को मैं यहां पे आपके सामने रखता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो तो ये है H3PO4, ठीक, ये है H3PO4 जो कि प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप, जो कि प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप को प्रोवाइड करता है कौन, H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो ये प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप को। अब देखिए कैसे बॉन्डिंग होगी, ठीक है, कैसे बॉन्डिंग होगी यहां पे, तो देखिएगा ध्यान से। अब इस बॉन्ड में क्या होगा, अगेन H2O का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, इस बॉन्ड में अगेन H2O का रिमूवल होगा इस तरीके से, ठीक, ये H2O का रिमूवल होगा, ठीक है, और ये फॉस्फेट जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अब मैं यहां से H2O का रिमूवल करा देता हूं डायरेक्टली, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ये मैंने H2O का यहां से रिमूवल करा दिया, ठीक है। और अब इस O को मैं थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में लिखूंगा बॉन्ड दिखाते हुए। तो एक O बचा हुआ है, मैंने सिर्फ H2O का रिमूवल करवाया है, तो वो O ऐसे
और ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट के बीच में, ठीक है, फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। तो ये है अपना फिफ्थ कार्बन ना, ये शुगर का फिफ्थ कार्बन होता है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन जुड़ता है किससे? फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है, फिफ्थ कार्बन जुड़ता है किससे? फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक। और ये जो बॉन्ड यहां बना है, ये जो बॉन्ड यहां बना है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक, क्लियर। तो ये जो फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन के बीच में बना है ये बॉन्ड, इसे बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये जो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, ये किसके बीच में बना है? इट इज बिटवीन फिफ्थ कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और डीएनए में या न्यूक्लियोटाइड बनाने में जब इन्वॉल्व होता है, जब इन्वॉल्व होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो उसके दोनों हाइड्रोजन एटम्स भी निकल जाते हैं, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम भी निकल जाते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव स्टेट में आता है इससे मिलने के लिए, ठीक। और इन दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर आप नेगेटिव साइन दिखा सकते हैं, एच हटा के नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, और कहां पे कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है वो भी आप देख पाए, ठीक। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशंस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस बॉन्ड फॉर्मेशन को समझने में, इन बॉन्ड्स को समझने में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप बता सकते हैं मेरे को भी कमेंट सेक्शन में, और अगर क्लियर है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। बहुत सिंपल है, और ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। ठीक है, ओके, आकांक्षा बोल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, करेक्ट, ओके विनीता, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चल सकते हैं, इसका मतलब है, और आगे हम देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे बेसिकली एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड देखा। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तो सेम रहेगा चाहे कभी भी और कहीं भी बनाए, ठीक। अब हम एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे हमने प्यूरिन के लिए देखा, एक बार हम पिरिमिडीन के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रीड्रॉ करेंगे तो कॉन्सेप्ट और आपका स्ट्रांगली बिल्टअप हो जाएगा, चीजें आपको और ज्यादा याद रहेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पे 5 कार्बन वाली शुगर बनाता हूं, आप राइबोस बना सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस, कुछ भी बनाइए जो आपका मन करे। आरएनए है तो राइबोस बनाएंगे, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस बनाएंगे। तो मैं डीएनए को फोकस में रख के डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसके साथ प्यूरिन की बॉन्डिंग कराऊंगा, ठीक है। अब मैं इसके साथ प्यूरिन की बॉन्डिंग कराऊंगा। तो यहां पे मैं बनाता हूं एक प्यूरिन, आप आइडेंटिफाई करना ये प्यूरिन कौन सा है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्यूरिन कौन सा है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्यूरिन कौन सा है?
विनीता प्यूरिन, सॉरी ये पिरिमिडीन कौन सा है? ठीक है, प्यूरिन बोल रहा हूं मैं। ये पिरिमिडीन कौन सा है? विच पिरिमिडीन इज दिस? ये प्यूरिन नहीं है, सॉरी। ये पिरिमिडीन कौन सा है ये आपको बताना है। विच पिरिमिडीन इज दिस? ठीक है, अब बॉन्ड बनाना है अपने को। तो ये कौन सी नाइट्रोजन है, कौन से नंबर की है नाइट्रोजन? तो ये फर्स्ट नंबर की नाइट्रोजन है ये। ठीक है, ये कौन से नंबर की नाइट्रोजन है? फर्स्ट नंबर की। और ये कार्बन कौन से नंबर का है? फर्स्ट नंबर का कार्बन है। तो जब पिरिमिडीन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका फर्स्ट नाइट्रोजन और शुगर का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा। बॉन्ड एकदम वैसे ही बनेगा, यहां से H2O रिमूव होगा, ये H2O यहां से अपन रिमूव करेंगे। ठीक, और यहां पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां से इस H2O को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां से H2O को रिमूव कर दिया और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड हम बना रहे हैं पिरिमिडीन और शुगर के बीच में, तो इसमें इन्वॉल्वेंट होगा पिरिमिडीन के पहले नाइट्रोजन यानी फर्स्ट नाइट्रोजन का और शुगर के फर्स्ट कार्बन का। ठीक है, तो इन केस ऑफ pyrimidines, in case of pyrimidines, this bond is formed, this bond is formed between what? Between first nitrogen of pyrimidine, first nitrogen of pyrimidine and first carbon ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर के पहले कार्बन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस के पहले नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, और जब प्यूरिन जुड़ा होता है तो कौन कौन से मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, और जब पिरिमिडीन जुड़ा होता है तो कौन कौन से मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे फॉस्फेट भी अटैच कर देता हूँ। फॉस्फेट अपन पहले समझ चुके हैं तो दोबारा उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन बात नहीं करेंगे। तुरंत अपन फॉस्फेट को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये फॉस्फेट ग्रुप अपन ने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, कौन सा बॉन्ड बना है फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन के बीच में? तो फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन के बीच में बना है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बना है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना है। ठीक, तो छोटी छोटी डिटेलिंग है, इसको आप याद रखें, यहीं से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। क्लियर है आपको? यस, तो क्लियर है आपको ये चीज? बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा चलो अब आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, बताइएगा। मैं ले रहा हूं इतनी चीज, ठीक, मैं ले रहा हूं इतनी चीज, ये जो बॉक्स के अंदर है। ठीक, और इसको मैं बोलता हूं ए।
ठीक, इसको मैं बोल रहा हूं ए। तो आप ए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, व्हाट इज ए? यस। तो भाई ए को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब अगर मैं इस हिस्से को बी बोलूं, ठीक है, अगर मैं इस हिस्से को बी बोलूं, ठीक है, तो व्हाट इज ए प्लस बी? ठीक है, अगर मैं इस हिस्से को बी बोलूं तो व्हाट इज ए प्लस बी? अगर मैं तो ए प्लस बी इज यस प्रिंस, बी इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ए प्लस बी इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो क्या मैं न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, क्या मैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं? तो 100% बोल सकता हूं। तो क्या मैं न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं? तो बोल सकता हूं। आप देख भी पा रहे हैं न्यूक्लियोसाइड है और उसके साथ एक सिंगल फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं बिल्कुल बोल सकता हूं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो सारी डिटेलिंग अपने को पता होनी चाहिए। अपने जब स्ट्रक्चर बना लें तो एकदम डिटेल में घुसते चले जाएं उस पर। ठीक है, ठीक, चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ concept of 5 dash and 3 dash end of a न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की बात नहीं करेंगे, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के 5 डैश और 3 डैश एंड की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए 5 डैश एंड 3 डैश एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक, देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 डैश एंड 3 डैश एंड ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। ठीक, सो बेसिकली 5 एंड 3 जो यहां पे हैं, ठीक है, ये जो 5 और 3 ये जो नंबर यहां पे हैं, दे आर कार्बन नंबर, they are carbon number of pentose sugar। पेंटोज शुगर दो तरह की हो सकती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, पेंटोज शुगर दो तरह की हो सकती है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ठीक, तो 5 और 3 जो यहां बोले जाते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में कार्बन नंबर है किसके? पेंटोज शुगर के। अब ये 5 डैश और 3 डैश क्या बना? ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक, मैं पहले थ्योरेटिकली लिखता हूं, बाद में अपन सब ड्रॉ तो कर चुके हैं, वहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकली देखिए कि इफ the phosphate group, if the phosphate group attached to fifth carbon of राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर,
इज फ्री। ठीक है, तो देखिए पूरा स्टेटमेंट समझिए कि जो 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, अगर वो फ्री है, यानी वो फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, किसके साथ? 5th कार्बन के साथ, और किसी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर वो सिर्फ 5th कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो सिर्फ 5th कार्बन के साथ अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरे किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो इस तरीके के फॉस्फेट ग्रुप को हम बोलेंगे कि वो फ्री है। ठीक है, कि वो फ्री है। ठीक, और अगर वो फ्री रहा तब हम उस 5th कार्बन वाले एंड को बोलते हैं 5' एंड। ठीक, तो इफ द फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू 5th कार्बन ऑफ राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर रिमेन्स फ्री, ठीक है, देन इट इज रिफर्ड टू एज 5' एंड। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं 5' एंड। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं 5' एंड। ठीक, अब जैसे हम यहां पे देखें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये 5th कार्बन है, इस पे लगा है ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये फॉस्फेट ग्रुप अपना अकेला है, फ्री है, और ये अकेला फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? 5th कार्बन से, और किसी से कहीं से जुड़ा नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में ये वाली साइड को हम लोग बोलते हैं क्या? 5' एंड। ठीक, इस कंडीशन में ये वाली साइड को हम लोग बोलते हैं 5' एंड। ठीक, क्लियर। अब बात हो रही है 3' एंड के लिए। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि इफ द OH ग्रुप, इफ द OH ग्रुप, सही से लिखा जाए, present on 3rd carbon of राइबोज या डीऑक्सीराइबोज इज फ्री। ठीक, तो अगर 3rd कार्बन पे राइबोज या डीऑक्सीराइबोज के 3rd कार्बन पे जो OH लगा है वो फ्री है, वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है, तब हम उस एंड को बोलते हैं 3' एंड। ठीक, तब हम उस एंड को बोलते हैं 3' एंड, तब हम उस एंड को बोलते हैं 3' एंड। ठीक है, जैसा आप अगर इसमें देख पाए तो ये है अपना 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, और ये 3rd कार्बन। 3rd कार्बन पे ये OH लगा हुआ है, 3rd कार्बन पे ये OH लगा हुआ है, और ये OH आप देख रहे हैं किसी और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है क्या इस OH ने? नहीं, ये OH फ्री है, ये अभी बॉन्ड बना सकता है लेकिन अभी नहीं बनाया है, ये एकदम फ्री है। ठीक, ये सिर्फ इस 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है और किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अगर इस कंडीशन में OH प्रेजेंट है तो ये वाला एंड कहा जाता है 3' एंड। ठीक, तब ये वाला एंड क्या कहा जाएगा? 3' एंड। ठीक है, तो आई होप आपको 5' और 3' एंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5' और 3' एंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए बस। ठीक है, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं? ठीक है, अब हम यहां पे 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू बाइंड 2 न्यूक्लियोटाइड टुगेदर। ठीक है, देखना ध्यान से। अभी मैं यहां पे शुगर बना रहा हूं, ठीक, ये H, ये H, ये भी H, तो डीऑक्सीराइबोस, ये H, ये OH। ठीक है, ये H, ये CH2, इसको सीधे फॉस्फेट से अपन जोड़ दें। ठीक है, और पूरे फॉस्फेट के लिए मैं सिर्फ ऐसा P लिख देता हूं, चलो उधर। ठीक है, ज्यादा उसको इलॉबरेट नहीं करेंगे। ठीक, और अब मैं यहां पे एक कोई तो नाइट्रोजनस बेस से इस वाले कार्बन को जोड़ देता हूं। कौन से नाइट्रोजनस बेस से जोड़ा जाए? तो किसी भी एक
पिरिमिडीन से जोड़ देता हूं, छोटा रहता है पिरिमिडीन। ठीक है, तो किसी भी एक पिरिमिडीन से अपन ने इसको जोड़ दिया, थायमीन से, आप कुछ भी बना लीजिएगा पिरिमिडीन, जो भी आपको पसंद हो। ठीक, अब बारी आ रही है दूसरे न्यूक्लियोटाइड को बनाने की, तो ध्यान से देखिएगा उसको। तो मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं एक इसके नीचे। ठीक है, और इसको जोड़ देता हूं किसी बेस के साथ। चलो इसको इस बार एडेनिन से जोड़ दिया, और एडेनिन की जगह मैंने सिर्फ ए लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली देखना है कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, अब ये रहा CH2 और ये उसका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये उसका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, अब इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, तो इन दोनों को आपस में जोड़ता है इसका थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट OH। ठीक है, इसका थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट OH और इसका फिफ्थ कार्बन पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसके थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट OH और इसके फिफ्थ कार्बन पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और फिर ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड ऊपर वाला नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे आपको ये थोड़ा एलोबरेट करके दिखाता हूं इस बॉन्ड को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इससे मैं क्या जोड़ देता हूँ, थायमीन जोड़ देता हूँ। ठीक है, टी लिखता हूँ थायमीन की जगह सिर्फ। ठीक है, ये सेकेंड कार्बन पे, ये थर्ड कार्बन पे H लगाया, इधर OH लगाया मैंने। ठीक है, इसका ये फिफ्थ कार्बन है, ये H, इधर फिफ्थ कार्बन CH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ है अपना फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो मैं पूरा ही फॉस्फेट बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। O माइनस डबल बॉन्ड O। ठीक, अब इसको इस न्यूक्लियोटाइड को अपन को जोड़ना है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। अब ये न्यूक्लियोटाइड है या नहीं ये तो पता है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। अब नीचे बनाया जाएगा दूसरा, और बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको। एक बार ये आ गया तो फिर आप कितने भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, इसके साथ जोड़ दे रहे हैं एडेनिन। ठीक है, अब ये फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब उस बॉन्ड को मैं बना के आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ना होता है तो इधर OH लगा होता है पहले, और ठीक इधर OH लगा होता है पहले, और वो दोनों OH ये आपस में रिएक्ट करते हैं और H2O निकल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो इधर लगा होगा OH। ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, H2O निकल जाएगा और फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जैसे पहले इसके साथ बनाया था वैसे ही अब ये वाला OH ग्रुप, ठीक है, ये वाला OH ग्रुप इस वाले के साथ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक, ध्यान से देखना। अब मैं इसको
प्रॉपर्ली फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आपके सामने बना के रख रहा हूं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना, यहां से OH निकलेगा। अब बॉन्ड बनाएंगे आपके सामने, देखिए तो इसका H हटा दिया। ठीक है, इसका O अभी फॉर सम टाइम हटाया हुआ है। अब देखना और अब बनाऊंगा बॉन्ड, तो यहां पे O, ठीक है, यहां पर का O, बीच में फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट का, और ये बॉन्ड बन गया आपका। ठीक, दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ चुके हैं। और देखो यहां पे ध्यान से देखो, तो एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये है, ठीक है, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये है और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये है। ठीक, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये है और दूसरा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये है। तो इसलिए जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए बॉन्ड बनता है, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है कौन सा बॉन्ड? तो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, तो इसको इरेज कर देता हूं और फाइनली आप इसको याद रखिए। ठीक है, इसी पे डिस्कशन चालू है अभी। तो पहला पॉइंट, टू न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए, कुछ भी हो, डीएनए हो या आरएनए हो, उसके दो न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच टुगेदर वाया विच बॉन्ड? वाया फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, वाया विच बॉन्ड? तो वाया फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक, सो इन मेकिंग फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, कार्बन नंबर डैश ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड and carbon number dash of another nucleotide is involved. ठीक, तो बताइए कौन कौन से कार्बन नंबर इन्वॉल्व होते हैं इस बॉन्ड को बनाने में? कौन कौन से कार्बन नंबर इन्वॉल्व होते हैं इस बॉन्ड को बनाने में? ठीक है, आप देखो खुद से, इस न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन नंबर इन्वॉल्व है और इस न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन नंबर इन्वॉल्व है, बताइए जल्दी से। तो यहां पे देखो तो ये थर्ड कार्बन है और यहां पे देखो तो ये फिफ्थ कार्बन है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में फॉस्फेट बना रहा है। नंबर 3 ऑफ one nucleotide and carbon number 5 of another nucleotide, एकदम करेक्ट है ये, is involved। अब आप यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो तो इसमें का, ठीक है, इसमें का फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ जो फॉस्फेट था, जो फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ फॉस्फेट था, क्या वो फ्री है? नहीं, वो फ्री नहीं है।
उसने थर्ड कार्बन के साथ, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो ये फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फ्री नहीं है, तो इसे हम 5' एंड नहीं बोल सकते। लेकिन इस वाले को देखो तो यहां पे फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो ये है 5' एंड, ये है 5' एंड, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां पे थर्ड कार्बन पे लगा OH अब फ्री नहीं रहा, वो बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो ये 3' एंड नहीं है। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड पे आप देख रहे हैं इसके थर्ड कार्बन पे लगा हुआ OH अभी भी फ्री है, तो ये 3' एंड हो चुका है, तो ये 3' एंड हो गया है। तो इस तरह से आप एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड लगाते जाएं। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ। ठीक है, पहले वाला न्यूक्लियोटाइड जो होगा, सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो होगा, उसका फिफ्थ कार्बन पे लगा फॉस्फेट फ्री होगा, तो वो वाला एंड बोला जाएगा 5' एंड। और जो लास्ट वाला आप न्यूक्लियोटाइड बनाओगे उसके थर्ड कार्बन पे लगा हुआ OH फ्री होगा, तो वो होगा 3' एंड। तो आपको शायद 3' और 5' का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको 3' और 5' का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस तरीके से ना एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन आप लोग अपने नोटबुक में बनाइएगा। इंटरेस्टिंग है, जितना ज्यादा आप ड्रॉ कर लोगे इन स्ट्रक्चर्स को, प्रैक्टिस कर लोगे इन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली, उतना ज्यादा आपके लिए ये आसान हो जाता है। ठीक, और क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब अपना अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। देखिए ध्यान से, तो न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से पॉसिबल हैं पहले तो वो देख लें। एक न्यूक्लियोसाइड पॉसिबल है जहां पे एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन जुड़ा होगा किसके साथ, राइबोस शुगर के साथ, या डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ। ठीक है, राइबोस के साथ या डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ, दोनों ही केस में वो न्यूक्लियोसाइड है। दूसरा केस पॉसिबल है जब ग्वानिन, ठीक है, जब ग्वानिन जुड़ा होगा राइबोस के साथ या डीऑक्सी राइबोस के साथ। ठीक, तीसरा न्यूक्लियोसाइड पॉसिबल है जब साइटोसिन जुड़ा होगा राइबोस के साथ या डीऑक्सी राइबोस के साथ। चौथा केस पॉसिबल है जब थाइमिन जुड़ा होगा राइबोस के साथ या डीऑक्सी राइबोस के साथ। और एक केस पॉसिबल है जब यूरेसिल जुड़ा होगा राइबोस के साथ या डीऑक्सी राइबोस के साथ। ठीक है, तो ये इनकी नेम क्या होगा, इनका नेम क्या होगा वो देखेंगे। उसके पहले आप बताइए, क्या मैंने यहां पे जो 5 केस लिखे हैं, ठीक है, यहां पे मैंने जो 5 केस लिखे हैं उनमें से कहीं पे मैंने कोई गलती करी है क्या? ठीक है, इफ यू कैन, तो अगर आपको ये 5 पढ़ के कहीं पे कुछ गलत लग रहा है तो आप बताइए कौन सा केस ऐसा आपको लग रहा है कि ये केस थोड़ा सा गलत हो गया है। अगर आप इसमें से कहीं कोई मिस्टेक देख सकते हैं तो बताइए। जल्दी से। ये 2 बेसेस हैं, थाइमिन और यूरेसिल।
थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, आरएनए में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आरएनए वाली शुगर के साथ उसको लिखना यहां पे सही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, डीएनए में एब्सेंट होता है, तो डीएनए वाली शुगर के साथ उसको लिखना सही नहीं है, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो सही मिस्टेक्स आपने यहां पे फाइंड आउट किए। चलिए, वेरी गुड। अब अपन इसका नेमिंग करते हैं, इनको किस किस नाम से बुलाते हैं वो ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की बातें हैं सारी, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं है, ठीक है। एडेनिन जब राइबोस शुगर के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन। और अगर ये डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ जुड़ गया है तो इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है, या डी एडिनोसाइन, डी स्मॉल में लिख करके एडिनोसाइन आप लिख सकते हैं, ठीक। देन सिमिलरली एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन है, दोनों की नेमिंग एक जैसी होगी, तो साइन लगता है ओ साइन, ठीक है, क्या लगता है, ओ साइन, ठीक है। तो इसमें गुआनोसाइन या डीऑक्सी गुआनोसाइन, ठीक। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। इसके लिए साइटोसिन के लिए अगर राइबोस से जुड़ा है तो हम लोग लिखेंगे साइटिडीन, ठीक है। यहां पे हम लोग पिरिमिडीन वाला डाइन, पिरिमिडीन वाला डीन जो है, पिरिमिडीन वाला डीन जो है वो इसके साथ लगाते हैं, तो साइटिडीन, ठीक है, या डीऑक्सी साइटिडीन, ठीक है। थाइमीन के लिए हम लोग सिंपली थाइमिडीन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका नाम ऐसे ही बोल रहे हैं इसलिए इसे स्पेसिफिकली ऐसा बताया नहीं जाता है कि ये एक सीक्वेंस चल रहा है, उसी सीक्वेंस में आप इसको थाइमिडीन लिख सकते हैं, या इसको अप्रोप्रिएट होगा डीऑक्सी थाइमिडीन लिखना, ठीक है, डीऑक्सी थाइमिडीन लिखना इसको अप्रोप्रिएट रहेगा। और यूरेसिल प्लस राइबोस शुगर को हम लोग सिंपली लिखते हैं यूरिडीन, इसके लिए डीऑक्सी टर्म नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इसे हम सिंपली लिखते हैं यूरिडीन। तो पिरिमिडीन वाले में, पिरिमिडीन वाले न्यूक्लियोसाइड्स में, पिरिमिडीन वाले न्यूक्लियोसाइड्स में उसका जो पिरिमिडीन का डीन है वो आगे लग जाता है, पिरिमिडीन का जो डीन है वो आगे लग जाता है, ठीक। और प्यूरिन्स वाले में एडिनोसाइन, ठीक है, प्यूरिन्स वाले में ओ साइन, प्यूरिन्स वाले में ओ साइन आगे लग जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से, यस, तो इस तरीके से हम लोग देख पाए कि कैसे न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करते हैं, ठीक है, कैसे न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करते हैं, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब इन्हीं को अगर एक एक फॉस्फेट लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, इन्हीं पे अगर एक एक फॉस्फेट लगा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, ये सब बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो ये सब क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या हो सकते हैं, एडिनोसाइन, मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, ये फॉस्फेट कहां लगता है, ये फॉस्फेट लगता है फिफ्थ कार्बन पे, ये फॉस्फेट कहां लगता है, फिफ्थ कार्बन पे। तो इसी को लिखने का एक और तरीका होता है एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एक और तरीका, एक और नया दूसरा, तो वो गुआनोसाइन, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट,
या ग्वानोसाइन 5 प्राइम या 5 डैश मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं किसके लिए, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ऐसे ही आप लिख सकते हैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर? तो ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपके हो गए, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको आप ध्यान से आंसर करने की कोशिश करिए। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉस्फेट which can be attached to 5th कार्बन। ठीक है, जो 5th कार्बन है शुगर का, उस पे कितने मैक्सिमम फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए जा सकते हैं। तो जो 5th कार्बन है शुगर का, उसमें कितने मैक्सिमम फॉस्फेट अटैच किए जा सकते हैं, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और कोई आंसर? तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं है 3 फॉस्फेट। भाई 3 फॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, इससे ज्यादा नहीं सुना ना, टेट्रा फॉस्फेट थोड़ा ना अपन कर रहे हैं कभी भी। ठीक है, तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, यानी एक रेफरेंस के लिए एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट रख ले, तो 3 मैक्सिमम। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप मैक्सिमम। ठीक, तो 3 फॉस्फेट ग्रुप हम मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं एक 5 डैश वाले कार्बन पे। ठीक है, 5th कार्बन पे। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट बता रहा हूं, एक लास्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा आपको। ठीक है, बताइए ये जो आपके सामने है स्ट्रक्चर, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? तो आपको ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है।
यस, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो शुगर है वो राइबोज शुगर है, वो डीएनए वाली शुगर नहीं है, इसलिए ये एडिनाइलिक एसिड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन। ये आपकी 5 कार्बन की शुगर है राइबोज। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज नहीं है। ये आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, तो ये आपका ट्राई फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तो अगर एडेनिन जुड़ा हो राइबोज के साथ तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एडिनोसाइन। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एडिनोसाइन। और कितने फॉस्फेट इसके साथ जुड़े हैं? तो इसके साथ जुड़े हैं 3 फॉस्फेट, तो इसे हम बोलेंगे ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ट्राईफॉस्फेट। तो ये आपके सामने जो बना हुआ है दिस इज एटीपी, ये है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, इट इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो आपके सामने बना हुआ है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो एटीपी है इट इज केमिकली अगर हम उसको देखें तो इट इज क्लोजर टू डीएनए या आरएनए। इट इज क्लोजर टू डीएनए और आरएनए, तो भाई इसकी सिमिलरिटी आरएनए के साथ है क्योंकि इसमें शुगर जो है वो राइबोज है। ठीक है, इसकी सिमिलरिटी आरएनए के साथ है क्योंकि इसकी शुगर जो है वो राइबोज है। एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इट इज मोर सिमिलर टू आरएनए एज इट कंटेन राइबोज शुगर। ठीक है, और यहीं से आपको आइडिया भी लग जाता है कि मैक्सिमम फॉस्फेट कितना जुड़ा हो सकता है 5 वाले कार्बन पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह पढ़े हैं। एक बार घर पे अच्छे से नोट्स को प्रॉपरली बनाइए। ठीक है, और नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करिए, देखिए, जो भी डाउट रहे पूछिए। ठीक है, तो ये जो अपना डीएनए का सेगमेंट था आज के लेक्चर का वो हमने कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर से हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पॉइंट्स जो हैं उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और डीएनए को कंप्लीटली समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच लेक्चर को एंजॉय करने के लिए, बने रहने के लिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।